हेलो एवरीवन, टुडेज जी के प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था ब्लू फ्लैग कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया जाता है। आपके ऑप्शंस थे ए खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, बी एमनेस्टी इंटरनेशनल, सी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन यानी FEE, या फिर डी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन यानी FEE। पिछले महीने 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से सम्मानित किया गया। इससे भारत में इस प्रमाणन को प्राप्त करने वाले तटों की कुल संख्या 12 हो गई है। अब बात करें ब्लू फ्लैग कार्यक्रम की, तो इसके तहत विशिष्ट इको लेबल या प्रमाणन प्रदान किया जाता है। ये दुनिया भर के तटीय स्थानों को पर्यावरणीय सम्मान के बैज के रूप में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1987 में हुई। इसे डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन यानी FEE द्वारा चलाया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। FEE एक गैर लाभकारी संगठन है जो अपने काम के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देता है। आपको बता दें कि अब तक 48 देशों में कुल 5042 समुद्र तटों, मरीन और पर्यटन नौकाओं को इस लेबल से सम्मानित किया गया है। चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है CITES यानी साइट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका सचिवालय UNEP द्वारा प्रशासित है, और 2. ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। आपके ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C 1 और 2 दोनों। पनामा में साइट्स के पक्षकारों का सम्मेलन यानी COP19 आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि साइट्स का पूरा नाम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है। ये सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका मसौदा 1963 में IUCN के सदस्यों की एक बैठक में अपनाए गए एक संकल्प के परिणाम स्वरूप तैयार किया गया था। ये समझौता 1975 में लागू हुआ। इसका सचिवालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा प्रशासित है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इस प्रकार विकल्प C सही उत्तर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक स्तर पर व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पहली आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी GM खाद्य वस्तु थी आलू, सरसों, बैंगन या फिर टमाटर। तो सही जवाब है टमाटर, जो कि ऑप्शन D में दिया गया है। हाल ही में अमेरिका में बैंगनी टमाटर को नियामकीय मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि टमाटर व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पहली आनुवंशिक रूप से संशोधित GM खाद्य वस्तु थी, इसलिए विकल्प D सही है। इसका आविष्कार 1994 में अमेरिका में किया गया था। GM एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी जीव के जीनोम में DNA डाला जाता है। GM फसल का उत्पादन करने के लिए नए DNA को पौधों की कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे फसल के विशेष गुणों में वृद्धि होती है। भारत में वर्तमान में BT कॉटन एकमात्र GM फसल है जिसका व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उत्पादन हो रहा है। चलिए अगला सवाल। सैन्य कमांडर लचित बोरफुकन किस साम्राज्य से संबंधित थे? नागा साम्राज्य, अहोम साम्राज्य, लोहित्य साम्राज्य या फिर कचहरी साम्राज्य? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन B अहोम साम्राज्य। हाल ही में महान असमिया जनरल और लोक नायक लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती का 3 दिवसीय उत्सव मनाया गया। लचित बोरफुकन की बात करें तो ये अहोम साम्राज्य के एक सैन्य कमांडर थे, इसलिए विकल्प B सही है। उन्होंने कई बार मुगलों को युद्ध में हराया था। इनका जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। इन्हें राजा चरध्वज सिंह द्वारा अहोम साम्राज्य के 5 बोरफुकनों में से एक के रूप में चुना गया था। इनके पास प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य जिम्मेदारियां थीं। इन्होंने वर्ष 1671 में हुए सरायघाट के युद्ध में अपनी सेना का प्रभावी नेतृत्व किया। इसके चलते असम पर कब्जा करने का मुगल सेना का प्रयास विफल हो गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल। हाल ही में चर्चित शब्द अल रिहला किससे संबंधित है? A यमन में द्वीप, B कला का एक रूप, C एक फुटबॉल या फिर D मैंग्रोव? तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन C एक फुटबॉल। दरअसल फीफा द्वारा दावा किया गया है कि कतर विश्व कप के लिए आधिकारिक मैच बॉल अल रिहला किसी भी अन्य फुटबॉल की तुलना में सबसे तेज है, इसलिए विकल्प C सही है। अरबी में अल रिहला का अर्थ है यात्रा। माना जाता है कि ये शब्द 14वीं शताब्दी के खोजकर्ता इब्न बतूता द्वारा लिखे गए एक यात्रा वृत्तांत के संदर्भ में है, जिसने एशिया, यूरोप और अफ्रीका की यात्रा की थी। आपको बता दें कि फीफा विश्व कप 2022 कतर में खेला जा रहा है। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में सही नहीं है? A ये शारीरिक प्रतिक्रियाओं की धारणा पर आधारित है, B
ये वैज्ञानिक रूप से 100% सफलता दर के साथ सिद्ध हो चुका है। सी, इस तरह के परीक्षण की मदद से खोजी गई किसी भी जानकारी को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। या फिर डी, इस टेस्ट के परिणामों को अदालत में इकबालिया बयान नहीं माना जा सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक मामले में आरोपी व्यक्ति का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया है। पॉलीग्राफ टेस्ट झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। ये टेस्ट इस धारणा पर आधारित होता है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। इनमें दिल की धड़कन, सांस लेने में बदलाव, पसीना आदि शामिल हैं। टेस्ट में कार्डियो कफ या सेंसिटिव इलेक्ट्रोड जैसे उपकरण व्यक्ति से जुड़े होते हैं, जो प्रश्न पूछने के बाद आरोपी के ब्लड प्रेशर, धड़कन आदि को मापते हैं। पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट को वैज्ञानिक रूप से 100% सफलता दर के साथ सिद्ध नहीं किया जा सका है। इस टेस्ट के परिणामों को अदालत में इकबालिया बयान नहीं माना जा सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने सेल्वी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य मामले 2010 में कहा था, स्वेच्छा से लिए गए परीक्षण की मदद से बाद में खोजी गई किसी भी जानकारी या सामग्री को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए विकल्प बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLAD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। और कथन 2, ये मुख्य रूप से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क आदि क्षेत्रों पर केंद्रित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLAD समिति ने MPLAD कार्यक्रम के तहत वितरित धन के उपयोग में कई अनियमितताओं पर प्रकाश डाला। अब बात करें MPLADS के बारे में, तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसलिए कथन 1 सही है। ये योजना 23 दिसंबर 1993 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सांसदों को पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि क्षेत्रों में सतत सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर जोर देना है। इसलिए कथन 2 भी सही है। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए वार्षिक 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। अगला सवाल, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ए, ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। बी, इसमें भारत 40वें स्थान पर रहा है। सी, स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है। या फिर डी, इसकी थीम द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दरअसल बीते दिनों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII 2022 जारी किया गया। इसकी थीम द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ रखी गई है। इस इंडेक्स में 132 देशों में स्विट्जरलैंड पहले पायदान पर रहा है। वहीं इसमें भारत का स्थान 40वां रहा है। इस इंडेक्स में भारत 2021 में 46वें और 2015 में 81वें स्थान पर था। अब बात करें GII के बारे में, तो इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा जारी किया जाता है। इसलिए विकल्प ए सही होगा। ये नवाचार के मामले में लगभग 132 अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन की रैंकिंग करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी यानी GPAI की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है। भारत, चीन, जापान या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। हाल ही में भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप यानी GPAI की अध्यक्षता ग्रहण की है। इसलिए विकल्प ए सही है। भारत ने 21 नवंबर 2022 को टोक्यो में निवर्तमान अध्यक्ष फ्रांस से GPAI की अध्यक्षता हासिल की। GPAI मानव केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के उपयोग का समर्थन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसे 15 जून 2020 को 15 सदस्यों के साथ लॉन्च किया गया, जिसमें भारत संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। मॉन्ट्रियल, कनाडा ने 3 और 4 दिसंबर 2020 को इसके उद्घाटन संस्करण की मेजबानी की थी। अगला प्रश्न, इसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। और 2, इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में इसरो ने अपने 200वें साउंडिंग रॉकेट RH-200 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब बात करें इसरो की, तो इसका पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसका गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसलिए कथन 1 सही है।
ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है जो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग का एक प्रमुख घटक है। इसकी परिकल्पना डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी संकल्पना 2015 में पेरिस में आयोजित UNFCCC के COP21 के दौरान की गई थी। 2. इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, या फिर D. न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C, 1 और 2 दोनों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA ने अफ्रीकी उद्यमिता और नवाचार का समर्थन करने के लिए सोलर एक्स ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य सौर क्षेत्र के नव प्रवर्तकों और शोधकर्ताओं को प्रेरित करके सौर ऊर्जा क्षेत्र में तेजी लाना है। आपको बता दें कि ISA की परिकल्पना 2015 में पेरिस में आयोजित UNFCCC में COP21 के दौरान की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस प्रकार विकल्प C सही हो जाता है। चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो प्रश्न है, द चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किस संस्था द्वारा दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं A. खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, B. UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC, C. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, या फिर D. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।